हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। सो आई गेस हर बच्चा अभी यही सोच रहा है यार कि इसमें अब क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या होगा नहीं होगा, सब कंफ्यूज्ड है। सो टुडेज टॉपिक वुड बी CUCET एंड इसको डिस्कस करने के लिए वी हैव अ वेरी रिनोन पर्सन विद अस, मिस्टर ईश केरा। सर प्लीज। Thank you, sir. Thank you very much. So, Mr. Ish, he is the founding director, also a very renowned counselor, educationist, mentor, and इन्होंने पता नहीं कितने हजारों बच्चों को अभी तक काउंसिल किया होगा। Thank you, sir. इनके बच्चे, ट्रस्ट में, क्या IITs, क्या IIMs, क्या गूगल, क्या माइक्रोसॉफ्ट, क्या अमेजन, कहाँ कहाँ पे आप बैठे और सर के साथ आज भी कनेक्ट। ओके सर, सो अभी बच्चों में सबसे ज़्यादा अभी जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है ना, अभी मतलब जो कॉमर्स साइड के बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, खासकर दिल्ली NCR वाले, तो बच्चे बड़े परेशान हैं। कुछ गवर्नमेंट ने अभी एक नया एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया है, CUCET। तो सर एक बार आपके वर्जन सुनना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, एक बार आप बच्चों को थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि CUCET है क्या और बच्चों को क्यों नहीं घबराना चाहिए CUCET से। देखो, CUCT से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप अपनी एजुकेशन ले रहे हो, आप 12th क्लास तक पढ़ते हो। CUCT तो 12th के बाद ही होगा ना। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको CUCT देना है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हो गई या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या प्रोफेशनल कोर्सेज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो तो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही रहेगा। जैसे कई बच्चे क्लैट की तैयारी करते हैं, कोई होटल मैनेजमेंट की तैयारी करता है, कोई फैशन डिजाइनिंग की तैयारी करता है, उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बच्चे तैयारी करते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को तो आदत है कि वो हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स के साथ साथ बाकी सारे जैसे DU का ऑलरेडी एक प्रोफेशनल एग्जाम होता है जिसे हम DU जेट कहते हैं। IIMs वालों का अपना 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसे हम IIM इंदौर IPM कहते हैं। IIM इंदौर भी कंडक्ट करता है, रोहतक अलग कंडक्ट करता है। तो ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देने की ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को हैबिट है। रही बात जो कोर्सेज मेरिट बेसिस पे आते थे, जैसे BA प्रोग्राम हो गया, BCom प्रोग्राम हो गया, या BSc जर्नल हो गया, या BSc ऑनर्स हो गया, या इको ऑनर्स हो गया, तो इन प्रोग्राम्स के लिए जो 12th की परसेंटेज होती थी, अब उसमें भी एप्टीट्यूड चेक होगा। ये बच्चों के लिए उल्टा बेनिफिट ही है, क्योंकि खासकर दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि वो दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स जो है CBSE बोर्ड्स या ICSE बोर्ड्स के बेसिस पे देते हैं। वो स्टेट बोर्ड के अंडर मैक्सिमम स्टूडेंट, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेट बोर्ड स्टार्ट किया है, वैसे दिल्ली में CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड चलता है। और बाकी स्टेट्स में किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से मार्किंग होती है, कोई बेंचमार्क नहीं था। उल्टा ये बेनिफिट जो होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली के स्टूडेंट्स को तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि केरला के स्टूडेंट्स जो दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ऑल्दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी स्टेट का स्टूडेंट आके पढ़ सकता है, कोई स्टेट कोटा तो है नहीं, तो उन स्टूडेंट्स ने आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सीट ले ली, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, जो CBSE बोर्ड के थ्रू जा रहे हैं, जो टफ है थोड़ा सा एज पर स्टूडेंट्स, वैसे मुझे कुछ टफ नहीं लगता, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो जो पढ़ने वाला बच्चा उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। बट स्टिल बाकी स्टेट्स अगर लीनियंट है मार्क्स देने में, या बच्चों के इजीली मार्क्स आ जाते हैं, तो CUCT के थ्रू DU दिल्ली के स्टूडेंट्स इजीली कंपटीशन क्रैक करके वहां पे अपनी सीट ले सकते हैं। ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये एग्जाम इसलिए लाया सो दैट एक स्टैंडर्डाइजेशन रह सके, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में वो बायसनेस वाला फैक्टर था कि हाँ। स्टेट बोर्ड है तो क्या पता लीनियंट मार्किंग है, या कुछ स्टेट बोर्ड है जो बहुत टफ मार्किंग करते हैं, ओपन बोर्ड्स है तो क्या पता बहुत ही लीनियंट मार्क्स आ जाए। सो उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रीमिसेस में लिया है, जो कि गलत भी नहीं है, बिकॉज इंजीनियरिंग के लिए बच्चे ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल के लिए कर ही रहे हैं, लॉ के लिए कर ही रहे हैं। एंड आई गेस सर मेरे हिसाब से तो अगर जब ये एग्जाम हो जाएगा तो थोड़ा सा BBA BCom जिसको लोग थोड़ा सा अंडरडॉग कोर्सेज ट्रीट करते थे, अब इसकी भी थोड़ी सी वेटेज बढ़ जाएगी। देखिए सर, अंडरडॉग कोर्सेज जो ट्रीट करते हैं BBA BCom को, मैंने साइंस के स्टूडेंट्स को भी देखा है कि वो साइंस के स्टूडेंट भी IIM इंदौर DU जैट में 70% सीट्स जो है वो साइंस स्टूडेंट्स ही ले लेते हैं, क्योंकि उनको जेई में या नीट में शायद सीट नहीं मिलती, या उनका डिसीजन जो है 11th 12th में वो साइंस लेने का था पेरेंट्स के प्रेशर में, लेकिन अब उन्होंने बाद में मैनेजमेंट में जाना है। इवन बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी, आपको पता है सर, हमारे IIMs में वो सीट्स क्रैक करते हैं, कैट क्वालिफाई करते हैं, GMAT के लिए बाहर भी पढ़ते हैं, MBA करते हैं सारे। तो मुझे लगता है कि BCom या BBA या BA कोई भी कोर्स अंडरडॉग नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। एज ए काउंसलर मैं बच्चों की साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करता हूँ, और मैं उसके बेसिस पे, क्योंकि हर इंसान की वैल्यू है, हर कोर्स की वैल्यू है। अगर वो कोर्स है, अगर DU ने बनाया है या IP यूनिवर्सिटी ने बनाया या किसी भी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट या उसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे आसपास के एजुकेशन एनवायरनमेंट में और हमारी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, तभी वो कोर्सेज है।
तो अंडरडॉग नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। फाइन। ओके, सो बेसिकली सर इसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया में इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन वो सारी कवर्ड होंगी, राइट? सर इंडिया में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 40 आई थिंक 45 हो गई हैं अब, पहले 41 थी। हमारे दिल्ली में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें जामिया है, जेएनयू है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही है ऑफ कोर्स। और बाकी जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी इज नॉट ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी अलग होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सीयू सीईटी करेगी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयू सीईटी करेगी, आईपी यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग एंट्रेंस जो कर रही थी वो करेगी। फाइन। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज कवर होंगे? क्या इसमें सर 100% कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया या जेएनयू या एएमयू जितनी भी यूनिवर्सिटीज 100% कोर्सेज इसके अंडर आएंगे या कुछ कोर्सेज इसमें से एग्जेम्प्टेड होंगे? सर मेरे को जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है और जो अभी मेरे को जो मेरी रिसर्च से मैंने देखा है, 61 ऐसे कोर्सेज हैं जो सीयूसीटी के अंडर आ जाएंगे, जिसमें आप समझ लो बीए, बीकॉम, बीएससी, जर्नल, ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज हो जाएंगे जिसका मेरिट बनता था, राइट? उसके लिए साइंस वाले स्टूडेंट भी होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, ह्यूमैनिटीज वाले भी होंगे। साइंस वाले बच्चों का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स का पैटर्न एक जैसा होगा। मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, जैसा भी न्यूज़पेपर में आया मैं उसी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये पैटर्न चेंज भी हो जाए, और ये पैटर्न हर साल चेंज होता रहेगा। बच्चों को आदत रहनी चाहिए चेंजेस के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, रिसर्च होती रहती है और चेंजेस होते रहते हैं। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक पेपर होगा एमसीक्यूज, जिसमें 11-12 का सिलेबस आएगा, और साथ में एप्टीट्यूड बेस्ड होगा। एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल नॉलेज आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश वोकैबुलरी, सब कुछ आएगा। और मैथ्स भी आएगा अप टू 10th लेवल, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। बट कॉमर्स वालों और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए थोड़ा सा रिलीफ ये है कि उनका सब्जेक्ट मैटर पेपर अभी तक ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि उनके साइकोलॉजी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड कोई पेपर 1 या पेपर 2 होगा। पिछले साल ऐसा मैंने ही अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आया था, लेकिन इस साल जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं और सबको एक साथ कैटर करना, एक बच्चा अगर 4-4 फॉर्म भरता है तो उसके लिए अलग अलग 4-4 एंट्रेंस देना पॉसिबल नहीं होगा। तो डीयू क्या करने वाली है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये डीयू नहीं करने, क्या पता ना भी करे, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि डीयू एक सीयूसीटी का पेपर जो एप्टीट्यूड बेस्ड है, जिसमें मैथ्स अप टू 10th क्लास, नॉट 12th क्लास, 11-12, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये ये 5 सब्जेक्ट्स तो कॉमन रखेगी रखेगी ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए और कॉमर्स के बच्चों के लिए। और अगर बच्चे को इकोनॉमिक्स में जाना है, इको ऑनर्स करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, तो हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 12th की कुछ परसेंटेज भी कंसीडर कर ले, या उसका एक अलग से एक शॉर्ट एंट्रेंस दे दे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूएसए में एक प्रोसेस होता है, मैं अब्रॉड की भी काउंसलिंग बच्चों की करता हूँ, तो यूएसए में एक प्रोसेस होता है, वहां पे एक कॉमन एग्जाम होता है जिसका नाम होता है सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। सैट कॉमन होता है सबके लिए, लेकिन वहां पे फिजिक्स ऑनर्स करने के लिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के लिए या बायोलॉजी ऑनर्स करने के लिए उनका सैट पेपर 2 भी होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, क्योंकि यूएसए में इंडिया से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, यूएसए में मोर देन 500 यूनिवर्सिटीज है, इंडिया में तो इतनी है ही नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो यूएसए गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड में सैट एग्जाम कंडक्ट करती है और उसके बेसिस पे एप्टीट्यूड चेक करती है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ कोर्सेज के लिए जो थोड़े टफ कोर्सेज हैं उसके लिए सैट पेपर 2 भी करती है। तो हो सकता है कि इको ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स के लिए पेपर 2 हो जाए, या 12th की परसेंटेज को भी वो कुछ प्रेफरेंस दे दे। इसलिए बच्चे न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है उसको भी कंसीडर करें, लेकिन अपनी 12th क्लास की परसेंटेज के लिए लीनियंट ना हो कि 12th क्लास की वेटेज नहीं होगी। बच्चों में आपको एक बात क्लियर कह रहा हूं कि 12th क्लास की वेटेज जो परसेंटेज है वो आपके रिज्यूमे में आएगी, यानी आपके बायोडाटा में आएगी। यानी अगर आप मास्टर्स करने जाओगे या आप आईएम्स में कल को कैट का पेपर देते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो या प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हो, तो आपकी 12th 11th की परसेंटेज आपकी एकेडमिक प्रोफाइल तो देखी ही जाएगी। अब्रॉड जाने के लिए तो एकेडमिक प्रोफाइल देखी ही जाती है। तो आई थिंक मेरा इशारा बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये मत सोचे कि अब तो 12th की वैल्यू नहीं है, 12th की आज भी वैल्यू है। चाहे मार्क्स लेने के लिए डीयू ने इस साल वैल्यू खत्म कर दी हो, सिर्फ डीयू ने करी है, लेकिन आगे आपके करियर के लिए उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। फाइन। सो
क्या चांसेस है सर कि ये जो CUCET एग्जाम है ये स्टेट यूनिवर्सिटीज या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो पैरेलल कोर्सेज या सिमिलर कोर्सेज रन करते हैं वो भी इस स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे? सर ये तो डिसीजन मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को के बारे में कह सकता हूँ कि शायद कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को कंसीडर कर लें, क्योंकि देखो मैं जब सीनियर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ, अब जैसे आप एक एग्जाम है कैट का एमबीए के लिए, अब कैट का जो एग्जाम है, कैट का जो स्कोर है, वो सारे के सारे आईएम्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपना भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसे हम मैट कहते हैं, लेकिन वो कैट के स्कोर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जी मैट के स्कोर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है कि CUCET का जो स्कोर कार्ड है, जो आपके हाथ में उसका एक स्कोर कार्ड आएगा, मार्कशीट आएगी, वो दिखाने के पर भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कुछ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस को एग्जेम्प्ट कर दे, या कहे कि इधर आप हमारा एंट्रेंस क्लियर करो या CUCT में इतने नंबर लाओ, दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो CUCT में बच्चे सीरियसली पढ़े तो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर, अभी तक तो हमने ये समझ लिया आपसे कि CUCET क्या था, ये एंट्रेंस एग्जाम जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज कवर होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें कवर होंगी और इसका एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या होगा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। क्या बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, मार्केट में कुछ बवाल मचा है नहीं मचा है, इंडस्ट्री में कुछ बवाल मचा है नहीं मचा है? सो पहला क्वेश्चन सर ऑब्वियसली यस यही है कि क्या ये अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की साइड से कि मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए नेशनल लेवल पे फॉर दीस कोर्सेज? सर देखो, अगर एक बच्चा स्टूडेंट है तो वो हो सकता है उसको तो लाइफ लॉन्ग कंपटीशन तो फेस करना ही है। क्या सीबीएसई के एग्जाम में 97% लाने के लिए या 99% लाने के लिए, कट ऑफ को मीट करने के लिए, मैं डीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ बिकॉज मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं डीयू के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि मेरे को उसी का एग्जाम्पल सूट करता है। तो 97 लाने के लिए भी तो बच्चा पूरे साल इतनी मेहनत करता है, इतने टेस्ट देता है, इतनी ट्यूशन ज्वाइन करता है। तो अगर वो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो बच्चों के माइंड में ज़रूर ये होगा कि अब हमारे पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। आप मुझे ये बात बताइए कि क्या बच्चा क्लैट के लिए तैयारी नहीं करता, क्या बच्चा डीयू जैट के लिए तैयारी नहीं करता, क्या बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज के फॉर्म नहीं भरता? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी एंट्रेंस की तैयारी या तो वो 12th क्लास के बाद करेंगे, या 12th क्लास के बाद एग्जाम के लिए मतलब एडमिशन के लिए करेंगे, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अपियर करने के लिए एसएससी बैंकिंग का एग्जाम देंगे, एनडीए का एग्जाम देंगे, या फिर आगे हायर स्टडीज के लिए मास्टर्स के लिए वो कैट का एग्जाम देंगे, अब्रॉड जाने के लिए जीमैट जीआरई का एग्जाम देंगे। एंट्रेंस एग्जाम उनको आज नहीं देना, कभी तो देना ही है अगर उनको स्टडीज करनी है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब बच्चे एंट्रेंस एग्जाम 3 साल बाद देते हैं तो वो 11th 12th का जो मैथ्स है या 9th 10th का जो मैथ्स है, इंग्लिश है, वो अपने बेसिक्स जो है वो 3 साल ग्रेजुएशन में भूल जाते हैं, और जब वो बाद में तैयारी करते हैं तो उनको दोबारा से वो बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे एक तरह से CUCT का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मैं उसको बिल्कुल ठीक कहूँगा। उसके 3 4 फायदे मैं गिनवाऊंगा। फायदा नंबर 1 ये है कि सबसे पहले कंपटीशन जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, स्टेट सीबीएसई बोर्ड्स जो है, तो स्टेट बोर्ड्स नॉट सीबीएसई बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स जो हैं वो अपनी मार्किंग अपने तरीके से करती हैं। एक तो इक्वालिटी आ जाएगी। सेकेंड थिंग, आपका CUCT एक तरह से लाइफ का सेमीफाइनल हो गया। आपने रणजी ट्रॉफी खेल लिया। आप कल को कैट देते हैं या आईएएस की तैयारी करते हैं या किसी भी कोर्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपने एक कंपटीशन तो फेस कर ही लिया। ठीक है ना? तीसरी चीज ये है कि CUCT में जो आपका जो 11th 12th के बाद इमीडिएटली जैसे अगर एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, तो जो CUCT के सिलेबस में क्या आना है, 6 7 8 9 10th का मैथ्स, ओके। इंग्लिश, इंग्लिश जो आपने 12th तक पढ़ी है, वोकैबलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज तो बच्चे को वैसे भी अच्छी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर उसको पढ़ना चाहिए, हर स्कूल में न्यूज़पेपर भी आता है आजकल, आजकल ऐप भी है न्यूज़पेपर्स के, और हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये सब चीजें ही तो पढ़नी है, कोई ज्यादा तो नहीं पढ़ना। कोई 11th 12th का जो सिलेबस है वो तो पहले भी पढ़ रहा था, आज भी पढ़ना है। उसको थोड़ा सा अपनी लॉजिकल रीजनिंग में फोकस करना है, करंट अफेयर से फोकस करना है। अगर बच्चा हफ्ते में 2 दिन भी निकाल ले, सैटरडे संडे वीकेंड जो वो घूमने जाता है, उसमें अगर 2 2 घंटे 3 3 घंटे वो इसी चीज पे फोकस करे और रोज के आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में निकाले, तो CUCT की तैयारी आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एंड सर उन बच्चों का क्या जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या जो
रीजनल लैंग्वेज वाले बोर्ड से पास आउट होते सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, वो सीयूसीटी को रीजनल लैंग्वेज में भी कंडक्ट करेगी, हिंदी मीडियम में भी कंडक्ट होगा। हैं? Okay. तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है। मैं डीयू की बात नहीं कर रहा, डीयू में चलो ऑल, क्योंकि दिल्ली हमारी एक कैपिटल है तो वहाँ पे ऑल स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं। अब जो असम वाले, असम यूनिवर्सिटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पंजाबी मीडियम होगा, तो पंजाबी मीडियम में वो दे, उसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि हिंदी मीडियम या अदर रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आएगी जो डिसिप्लिन नहीं है। जो डिसिप्लिन स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो उल्टा खुश होंगे कि आज उनके साथ जस्टिस हुआ है, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है जो पिछले 5 साल से अवेटेड था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ स्काई रॉकेट जा रही थी, इतनी हाई जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई बेंचमार्क होना चाहिए, और सीयूसीटी इज वन ऑफ देम। ग्रेट। लाइक वी हैव सीन इन इंजीनियरिंग, मतलब सर इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो बच्चे 11 12th क्या इनफैक्ट अब तो कोचिंग सेंटर 6 क्लास से पढ़ाना चालू कर चुके हैं कि ठीक आओ है। इंजीनियरिंग की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो। वी हैव सीन इन कोटा, मतलब उस पे तो काफी वेब सीरीज भी आ चुकी है, हाँ कोटा जी। फैक्ट्री नाम से, हाँ ठीक जी। है। सर क्या कुछ कल्चर इसमें ऐसा आने वाला है इस एग्जाम की वजह से कि बच्चे 11 12th की पढ़ाई छोड़कर, नॉट छोड़ के, बट 11 12th पे ज्यादा फोकस ना करके कि जस्ट ठीक है वी हैव टू बी एलिजिबल, बस 60 70% आ जाए काफी है, एंड उनका 11th से ही फोकस हो जाएगा कि अब तो हमें तैयारी सीयूसीटी की करनी है? देखो सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है एक हद तक, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चे का माइंडसेट क्या है। अगर बच्चे के माइंड में ये है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट लेनी है, तब तो वो सीयूसीटी की तैयारी कर रहा है और 11 12 छोड़ रहा है। एक होता है कि बच्चे को अपना प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल का मतलब है कि मेरा ग्राफ जो है करियर का, जिसमें 9 10 11 12 के मार्क्स भी अच्छे आए, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, मुझे आगे अच्छी जॉब मिले, मास्टर्स में एडमिशन मिले, तो उसके लिए सीयूसीटी, अगेन मैं यही कहूँगा कि एक सेमीफाइनल है, इसमें आप एप्टीट्यूड अपना डेवलप कर रहे हैं। अगर आप जिम्नास्टिक करना चाहते हैं, तो आप अगर 12 साल बाद या 15 साल बाद जिम्नास्ट बनना चाहते हैं, अगर आप 5 साल से ही, जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तभी से ही आप अपने जिम्नास्टिक की तैयारी कर दो, तो आप उस समय तक आपकी बॉडी की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। आई हैव जस्ट कोटेड द नहीं नहीं, एग्जांपल। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। सो वही वाली बात है कि अगर आप धीरे धीरे करके ही अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी एजुकेशन को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे। देखो, कोचिंग इंडस्ट्री को मैं अलग एंगल से देखता हूँ, मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब कोचिंग इंडस्ट्री वाले बच्चे को काउंसल करके कोटा फैक्ट्री में जैसे बताते हैं कि देखो, जेई और नीट का एक लेवल और एक डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है। सीयूसीटी एक डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर नहीं है, वो डिफिकल्ट नहीं है। जीके, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, आप सब लोग केबीसी देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन को इतने 15 साल से लोग देख रहे हैं, और वो उसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसके ऐप पे भी बच्चे आंसर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि यू एंजॉयड दैट। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन लेते रहो, तो आपकी जीके प्रिपेयर हो गई। आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो, आप स्कूल में इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हो, तो आपने न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ा, आपकी रीडिंग बढ़ी, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हुई, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप इंग्लिश भी साथ साथ अपनी इंप्रूव कर सकते हो। आप मैथ्स भी तो 9 10 तक तो पढ़ते ही हो, कंपलसरी है, और वही 9 10 लेवल का ही मैथ्स, 6 7 8 9 10 लेवल का मैथ्स ही जो है सीयूसीटी में आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप मार्केट से बुक खरीद लो। तो कोचिंग जो अफोर्ड कर सकता है वो जरूर जाए, वो मेरे मना करने से भी नहीं जाएगा और मेरे बुलाने से भी नहीं आएगा। और जो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन जिसके अंदर जील है कि मुझे अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखना है, और बहुत सारे आजकल एप्स आते हैं, बहुत सारे आजकल पैकेजेस हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो लो कॉस्ट पे मिल जाती हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ जो है नॉलेज नॉलेज सोर्स है। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप सिस्टमैटिक ढंग से जाना चाहते हो और आपके पेरेंट्स सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कोचिंग जरूर। इससे कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला, क्योंकि ये आईआईटी जेई की डिफिकल्ट कोचिंग नहीं है। फाइन। सिंस सर आप बच्चों के बीच में ही रहते हैं दिन रात, आप कम से कम 100 150 बच्चे तो काउंसिल कर ही देते होंगे, नहीं ज्यादा सर, भी इतने नहीं कर पाते करते। हैं। हर रोज 12 13 स्टूडेंट्स काउंसलिंग करने के बट लिए। आपकी टीम की तो मिलाकर सर इतने हो जाते टीम होंगे। टीम तो सर, टीम तो बड़े बहुत वो तो ज्यादा ही कर लेती है। ठीक है, सो हाउ इज द मार्केट एक्सेप्टेंस, मतलब पेरेंट्स और बच्चे इस डिसीजन को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं या कितना रिजेक्ट कर रहे हैं? सर बच्चे खुश हैं, मेरे हिसाब से वो इसलिए खुश हैं, खासकर जो बच्चे मेहनती बच्चे हैं, उनको लगता है कि अब हमारे साथ जस्टिस होगा, क्योंकि वो थक चुके हैं कि 98 नहीं आए। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन बेचारों के 96% आए हैं, इतनी बिल्कुल। मेहनत की है उन्होंने, उनको हमने 2 साल पढ़ाया है,
और फिर भी उनके मार्क्स 96% आए और उनको एसआरसीसी नहीं मिला, और कुछ दूसरी स्टेट्स के बच्चों को सीट मिल गई। अब वो किस तरीके से मिल गई है, क्या उन्होंने वाकई में इतनी मेहनत की थी, क्या उनकी मार्किंग बहुत लीनियंट हुई थी, कुछ नहीं पता। एटलीस्ट उन बच्चों के लिए बहुत रिलीफ है कि वो बहुत खुश है कि अब हम अपने मेहनत के दम पे अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। चलिए सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो कि आई बिलीव हम सब एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं न कहीं एक डिसीजन बहुत ही अच्छा है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, मतलब उन बच्चों के लिए सिंस कोविड सिचुएशन भी है एंड हर लोकेशन पे हर बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। हर लोकेशन पे अच्छी कोचिंग भी नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन एजुकेशन जैसा आपने बताया यूट्यूब हो गया या एक्सवाईज़ेड बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर फ्री में या बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेज़ में एजुकेशन अवेलेबल है। बट स्टिल सर मतलब जो बच्चे फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते या बहुत अच्छी कोचिंग में नहीं जा सकते, अब ऑब्वियसली सर अगर जैसा आपने बताया कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग रहे तो ऑब्वियसली बच्चे को अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बट अब उन बच्चों का क्या जो अभी इस साल देने वाले हैं या जो अगले साल देने वाले हैं वो तो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं कर सकते, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स। सब प्रिपरेशन की टिप्स यही हैं कि अभी देखो, सीयूसीटी आने में जुलाई अगस्त में ही होगा मुझे लगता है, जहाँ तक जिस हिसाब से कोविड सिचुएशन है। अभी तो टर्म 2 की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी भी चाहे तो वो वीकेंड्स पे अपना टाइम निकाल के सीयूसीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रही बात कोचिंग की, लॉकडाउन की या किसी भी चीज़ की, अब तो बच्चों को ये आदत डाल लेनी चाहिए पिछले 2.5-3 सालों में कि कोरोना इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये साल में जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया आता है, वैसे भी ये साल में 1.5-2 महीने आया करेगा। और मैं बच्चों को यही गाइडेंस दूंगा। मैं ऑफलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, आप 5-5 सब्जेक्ट की ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम टेबल मैनेज कर रहे हैं, तो आप सीयूसीटी को ऑनलाइन ही पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ये ज़्यादा टफ नहीं है। आप हफ्ते में 2 दिन भी निकालें, रात को 1 घंटा भी निकालें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऑनलाइन से ये सारा काम हो जाएगा आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकल क्लासेस अटेंड करने की। फिजिकल क्लासेस अटेंड करने का फ़ायदा तभी होता है जब आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना हो। सीयूसीटी में कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं आ रहा है जिसमें सब कुछ चीज़ें नई होंगी। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का पार्ट बनना है, जो शायद सेल्फ स्टडी से नहीं होता। मैं कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन देयर शुड बी सम कंपटीशन। अगर आप रेस में अकेले दौड़ रहे हैं तो आपको ही नहीं पता लगेगा कि आप फर्स्ट आए या सेकंड आए, लेकिन आपके साथ रेस में अगर 20 लोग दौड़ रहे हैं और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो अब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव कोचिंग का यही फायदा है। तो एक जो नॉमिनल कोचिंग है, जिसमें नॉमिनल फीस है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो जरूर ज्वाइन करें। नहीं कर सकते, बुक्स लीजिए, यूट्यूब से देखिए, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर नहीं तो एटलीस्ट सर वो जो नेशनल लेवल पे एग्जाम्स मतलब कुछ मॉक एग्जाम्स वगैरह या जो उस टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं दीजिए। उसको सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। देखो, मैं यही कहूंगा कि बच्चों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल्फ इवेल्युएशन बहुत बड़ी बहुत चीज़ है जरूरी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप मॉक टेस्ट सीरीज भी बाद में है। परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे मिल जाएगी। 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, 500 रुपये में एक मॉक टेस्ट 100 रुपये का भी मिल जाता है। आजकल तो ऐप्स इतने सारे हैं, कहीं से भी करिए, लेकिन मेहनत जरूर कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर कीजिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट थे सर आपकी साइड से एंड आई गेस ये बहुत एक अच्छा सेशन था और बच्चे काफी अब आई गेस डाउट से फ्री हो चुके होंगे। स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, फिर भी अभी कोई डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें। सर उसका आंसर हो सकता है आपको कमेंट में नीचे कर दें या पर्सनली हो सकता है आपके ईमेल आईडी पे उसका आंसर आ जाए। सो हमारे साथ थे मिस्टर ईश गेड़ा जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचवेल के, जो कि एजुकेशनिस्ट है पिछले 25 साल से, मेंटर है, काउंसलर है एंड एक रिवॉल्यूशनिस्ट है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द थैंक टाइम। यू। मैं स्टूडेंट्स को एक और पॉइंट कहना चाहूँगा, ध्यान से सुने, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हो सकता है कि अपने करियर से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज हो। एज मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ, मैं स्टूडेंट्स को इंडिया और अब्रॉड के लिए भी गाइड करता हूँ। तो आपकी कोई भी अपनी करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो नीचे जो लिंक दे रखे हैं उसमें एक फॉर्म दे रखा होगा, उसमें अपनी क्वेरी डाल दीजिए। उस डिस्क्रिप्शन में अपना सारा अपनी क्वेरी डिस्क्राइब कर दीजिए।